हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करेंगे बेसिक स्ट्रक्चरल डॉक्ट्राइन को, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का है। देखो, ये जो है बेसिकली पूरा डेडिकेट होने वाला है बेसिक स्ट्रक्चरल डॉक्ट्राइन को, क्योंकि जैसे हम लोग प्रीवियस क्लास किए हैं, फंडामेंटल राइट हो गया या फिर साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, तो वहाँ पे हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े हैं, कवर किए हैं, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर को मैं डेडिकेटली बना रहा हूँ, जिससे जितना भी टॉपिक यहाँ से आए, जितना भी क्वेश्चन यहाँ से आए, तो ईजिली हैंडल कर लो। क्लियर है? तो अगर कोई भी डाउट रहता है, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो, फ्रीली हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे पूरा इनिशिएटिव पीडीएफ अपलोड हो जाता है। ये पूरा क्लास होने वाला है, स्पेशली सीएपीएफ एग्ज़ाम को टारगेट करके हुए डिटेल में हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को, कि है क्या और ये क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले ये समझो कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन होता क्या है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इज अ crucial legal principle that has shaped the interpretation of Indian Constitution। मैं सबसे पहले एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास क्या दिया हुआ है। हमारे पास क्या है, फंडामेंटल में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है। ये देखो, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एक बेसिक स्ट्रक्चर में रखे हुए फ्रीडम ऑफ स्पीच को, अब सपोज एक टाइम के लिए ये सपोज करो कि जो गवर्नमेंट है, फंडामेंटल जो हैं, जो गवर्नमेंट ने क्या किए हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको सस्पेंड कर दिए हैं। अब बताओ, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे अमेंड किए हैं कि डायरेक्टली फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है या फिर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको सस्पेंड करने का बात किए गए हैं। तो इससे रह पाओगे क्या? लाइफ डे टू डे लाइफ जो है, या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट जितना भी एक्शन लेना चाहो या फिर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना चाहो, वो सब चीज़ तो पहले से बैन कर दिए हैं इसके थ्रू। तो यहाँ पे क्या बोले गए हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर को, कि बेसिक स्ट्रक्चर एक फंडामेंटल रूल्स है, फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसके बिना पीपल्स जो हैं, या तो गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ना तो पीपल यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन। इस हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर एक फंडामेंटल राइट्स जिसे गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड किए हैं। और जितना भी जजमेंट पढ़ोगे बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड, उसमें यही बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो कर सकते हो, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल राइट्स है, उसको अमेंड नहीं कर सकते। इस चीज़ जो है क्रिटिकली बोले गए हैं। समझ आ गया कि बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है। इमर्जिंग फ्रॉम द लैंडमार्क केस, जो केशवानंद भारती केस हुआ है, क्या जो किए गए हैं केशवानंद भारती केस है 1973 का, यहीं से इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को इमर्ज हुआ है, यहीं से इसको इनेक्ट किए गए हैं। और ये भी याद रखना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है वहाँ पे कहीं पे भी बेसिक स्ट्रक्चर का जिक्र नहीं है। और ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर एक इवॉल्विंग प्रोसेस है, जिसके थ्रू जितना भी जजमेंट आते चले जाएंगे या फिर जितना भी केसेस आता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास, तो उसके पास ये चीज़ अधिकार है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को डिनोट कर सकते हैं कि ये जो है जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर है ना। तो ये सब जो चीज़ है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। इस चीज़ को माइंड में रखना, क्योंकि इसके बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। दिस डॉक्ट्राइन assert दैट देयर आर फंडामेंटल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन नॉट बी अल्टर बाई एनी अमेंडमेंट मेड बाई पार्लियामेंट। वही चीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हो, अगर बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन कर रहे हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार हैं, जुडिशरी के पास ये अधिकार हैं कि उस रूल्स एंड रेगुलेशन को नलीफाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहे हैं। अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करते हो तो आर्टिकल 368 के अंदर ही अमेंड करते हैं, तो अगर इसमें अमेंड कर रहे हो आर्टिकल 368 के थ्रू, तब भी जो है ये वायलेशन होगा बेसिक स्ट्रक्चर का, ठीक है। क्लियरली इस चीज़ को बोले गए हैं, तो इसको याद रखना। और इसे भी ये जो लेक्चर है इतना ज़्यादा लंबा होने वाला नहीं है ना। अब क्या है, इससे रिलेटेड जो है कुछ केसेस देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि पहले जो स्लाइड है उसमें बोला था कि जो ये बेसिक स्ट्रक्चर है एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। ये जस्ट नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिए हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर है, तो इतना फील्ड जो आता है वो पूरा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो, ऐसा नहीं है। ये जजमेंट बाई जजमेंट ये इवॉल्विंग हुए हैं। तो पहला जजमेंट देखो, शंकरी प्रसाद US यूनियन ऑफ इंडिया, जो 1951 केस है, इसमें क्या बोले हैं, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट एजर्टिंग दैट पार्लियामेंट शुड जो है अमेंड दी कॉन्स्टिट्यूशन, कुड अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। अब देखो, फंडामेंटल राइट और बेसिक स्ट्रक्चर दोनों इंटरलिंक है
है ना। जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हम लोग बात करते हैं, एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन वो भी एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो इवॉल्व कहाँ से होगा देखना, इवॉल्व डायरेक्टली 1973 जब केशवानंद भारती केस आएगा, वहाँ से क्लियरली इवॉल्विंग प्रोसेस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी जो शंकरी प्रसाद केस है, इसमें बोले गए हैं कि जो फंडामेंटल राइट है उसको अमेंड कर सकते हो, इंक्लूडिंग आर्टिकल 368 और 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को जब अमेंड करते हो तो उसके थ्रू भी फंडामेंटल राइट को यहाँ पे अमेंड कर सकते हो। इस चीज को क्लियरली बोले गए हैं, ठीक है। तो शंकरी प्रसाद केस में क्या बोले हैं, ठीक है, इसको याद रखोगे, क्लियर। फिर सेकंड जो केस है वो है गोलकनाथ स्टेट ऑफ पंजाब, जो कि 1967 का केस है। इसमें क्या बोले हैं कोर्ट ने, द कोर्ट रूल्ड पार्लियामेंट कुड नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट। अब देखो यहाँ पे शंकरी प्रसाद केस में बोला है कि फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हो, लेकिन अब गोलकनाथ केस क्या है, इस जजमेंट को अपोजिट ले रहे हैं कि बोल रहे हैं कि फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते हो, डिक्लेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ सब्जेक्ट टू आर्टिकल 30 जुडिशियल रिव्यू, है ना, एज अ जुडिशियल रिव्यू। तो यहाँ पे इस चीज़ को एम्फेसिस किए गए हैं कि फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते गोलकनाथ केस में। फिर अगला जैसे कि आगे बढ़ेंगे तो 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1971 का। इसमें क्या बोले हैं कि पार्लियामेंट रिस्टोर इट्स अथॉरिटी टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ओवर राइडिंग गोलकनाथ रिस्ट्रिक्शन एंड मेड प्रेसिडेंशियल एसेंट मैंडेटरी। अब यहाँ पे क्या बोला है कि पार्लियामेंट ने बोल दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जितना भी पार्ट है, कोई भी पार्ट को यहाँ पे अमेंड कर सकते हो, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, क्योंकि वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही है। तो 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्लियरली बोल दिया है कि कोई भी पार्ट को यहाँ पे अमेंड कर सकते हो, लेकिन अमेंड करोगे तो उसमें प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए, प्रेसिडेंट का साइन यहाँ पे मैंडेटरी है, जैसे एट प्रेजेंट जो है मैंडेटरी है। कोई भी ड्राफ्ट को जो कॉन्स्टिट्यूशन जो लोकसभा राज्यसभा से पारित हो रहे हैं, वो जब तक एक्ट नहीं बनेगा, जब जो प्रेसिडेंट है वो उसमें साइन ना करे, ठीक है। तो ये 24 अमेंडमेंट रहा। फिर अगला जो 1973 जो केशवानंद भारती केस है, यहीं से क्लियरली देखने को मिलेगा बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन। द कोर्ट अपहेल्ड पार्लियामेंट अमेंड पावर बट इंट्रोड्यूस द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो कि कोई केस बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, कोई केस बोल रहा है कि फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हो, कोई बोलता है कि फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते। तो फाइनली केशवानंद भारती केस का जो जजमेंट आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि पार्लियामेंट को अमेंड कर सकते हो, लेकिन उसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वायलेट नहीं कर सकते, उसको अमेंड नहीं कर सकते। और यही केस से जो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्लियरली पेश में आए, ठीक है। लिमिटिंग द अमेंडमेंट दैट अंडरमाइन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल। तो यहाँ पे केशवानंद भारती केस जो स्टेट ऑफ केरला केस है, इसको याद रखोगे, यहीं से जो है डॉक्ट्राइन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन यहाँ पे इमर्ज होकर आया। फिर अगला जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसमें क्या बोला कि पार्लियामेंट क्लेम अनलिमिटेड अमेंडमेंट पावर बेयरिंग जुडिशियल रिव्यू बट लेटर प्रोविजन लिमिटिंग जुडिशियल रिव्यू वाज इनवैलिडेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो ये चीज़ बोले गए हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। फिर अगला आया मिनर्वा मिल केस, यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का केस आया। द सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेटेड पार्ट ऑफ 42nd अमेंडमेंट अफर्मिंग जुडिशियल रिव्यू एज अ इंट्रीगल टू द बेसिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो मिल केस में बोले हैं कि जो जुडिशियल रिव्यू होगा, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है समझते हो ना। जैसे कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई एक्ट क्या कर दिया, पारित कर दिए, और यहाँ पे प्रेसिडेंट का एसेंट भी हो गया। अब क्या है, जुडिशियल रिव्यू के थ्रू जुडिशरी के पास ये पावर होता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है कि कोई भी पार्लियामेंट से कोई भी एक्ट, नियम, रूल्स एंड रेगुलेशन पारित हो रहे हैं तो उसको रिव्यू करने का कि क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन थोड़ा ना कर रहे हैं, या फिर क्या ये पीपल के ओरिएंटेड नहीं है, पीपल अकाउंटेबल नहीं है, है ना, या फिर ये जुडिशरी को अंडरमाइन कर रहे हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। कि कोई भी एक्ट अगर कॉन्स्टिट्यूशन से या फिर पार्लियामेंट से पारित किए जा रहे हैं तो जुडिशरी के पास एक रिव्यू करने का चांस होता है, या फिर जुडिशरी उसको रिव्यू करती है कि ये पीपल ओरिएंटेड है कि नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन थोड़ा ना कर रहे हैं, या फिर बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन थोड़ा ना कर रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो मिनर्वा मिल केस में जो जुडिशियल रिव्यू है उसको भी एक बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर में कंसिडर किए।
क्लियर, समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या समझने को मिल रहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये जस्ट नहीं कि यहाँ पे एक लाइन से पूरा पार्ट को लिख दिए हैं, ये टर्म्स हैं, ये बेसिक रिव्यू हो गया, जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया, है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, ये सब पूरा सेट ऑफ लिस्ट है जिसके थ्रू इसी को हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है कंसिडर करेंगे। ऐसा नहीं है, अगर कोई भी केस आगे आते हैं तो वहाँ से अगर लगता है सुप्रीम कोर्ट की कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होना चाहिए तो उसको इंक्लूड कर देंगे। आगे अगर और भी कुछ केसेस आते हैं वहाँ से लगता है कि इसको भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बनाना चाहिए तो उसको बना देंगे। बोलने का मतलब ये है कि ये ना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ये जस्ट इवॉल्विंग प्रोसेस है थ्रू जुडिशरी, ठीक है, थ्रू जुडिशरी। फिर क्योटो कोल्हन केस आया था, इसमें क्या बोले 1993 का, द सुप्रीम कोर्ट अफेल्ड द 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल किसका बात करता है, एंटी डिफेक्शन का बात करता है, ठीक है, एंटी डिफेक्शन, डिफेक्शन ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शेड्यूल ऑन डिफेक्शन बट अलाउ जुडिशियल रिव्यू एडिंग फ्री इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी टू बेसिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी कुछ टर्म ऐड किए गए हैं जैसे कि फ्री इलेक्शन हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, ये सब भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट ये बताओ कि एंटी डिफेक्शन का मतलब समझते हो ना, जैसे कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ये दूसरा पॉलिटिकल पार्टी है, यहाँ से क्या कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी जो बी है यहाँ पे इलेक्शन जीत गए, इलेक्शन जीतने के बाद क्या है कि कोई यहाँ के पार्टी इधर आ जा रहे हैं, मतलब कैंडिडेट जो है ए के कैंडिडेट बी में चले जा रहे हैं, मतलब कोई पार्टी जीत रहे हैं तो दूसरे कैंडिडेट उसके पार्टी में शामिल हो जा रहे हैं। अगर वही कैंडिडेट, अगर वही पार्टी अगर हार रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, जो जीत रहे हैं उसके पार्टी में इंक्लूड हो जा रहे हैं। तो इससे क्या है, एक अनस्टेबिलिटी हो जाता था, इंस्टेबिलिटी देखने को मिलता था, तो इसी को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, एंटी डिफेक्शन कंसिडर करते हैं, ठीक है, याद रखोगे इसको। फिर SR बोमई केस है, इसमें क्या बोले हैं, डिक्लेयर फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक स्ट्रक्चर एंड मेड प्रेसिडेंट रूल सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो इसको भी यहाँ पे SR बोमई केस में फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, इन सब चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे डील किए गए हैं, बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड किए गए हैं, तो इसको याद रखोगे। फिर IR कोल्हो केस है, इसमें क्या बोले हैं, जो स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 का केस है, द सुप्रीम कोर्ट रूल लॉ इन 9th शेड्यूल आर जुडिशियली रिवाइवेबल इफ़ दे वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फंडामेंटल। तो यहाँ पे इस चीज़ को कंसिडर किए गए हैं। तो जस्ट यहाँ पे जहाँ पे समझाने का होता है वहाँ पे मैं समझाता हूँ कि यहाँ पे जो जजमेंट है, एक तो जजमेंट का केस याद रखोगे, उन्होंने क्या बोले हैं, जजमेंट में क्या बोले गए हैं सुप्रीम कोर्ट, प्लस साथ में उसका ईयर भी याद रख लेना क्योंकि मैचिंग में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, इतना समझ आया। अब कुछ यहाँ पे सेट ऑफ लिस्ट हैं जो अभी तक बेसिक स्ट्रक्चर के में इंक्लूड हुए हैं, जैसे कि सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोवरेनिटी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फेडरलिज्म, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, फ्रीडम एंड द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि इसमें से कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, इस टाइप से भी क्वेश्चन बनते हैं। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वेलफेयर स्टेट, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, रूल ऑफ लॉ, पावर ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226, 227, जुडिशियल रिव्यू, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये सब चीज़ जो है पूरा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसको एक बार रीड आउट जस्ट कर लेना, ठीक है, PDF यहाँ पे अपलोड हो जाएगा स्लाइड, तो जस्ट एक बार रीड आउट इसको करोगे, क्लियर है क्या। फिर देखो बेसिक स्ट्रक्चर जब लाए गए थे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के थ्रू 1973 जब केशवानंद भारती केस में, तो कई लोगों ने इसका क्रिटिसिज्म भी किए, कुछ लोगों ने इसको सिग्निफिकेंस भी माने हैं। तो पहले सिग्निफिकेंस कवर कर लेते हैं, फिर क्या क्रिटिसिज्म हुआ उसको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, एक तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, फिर एक यहाँ से सिग्निफिकेंस क्रिटिसिज्म यहाँ से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो पहला है प्रमोट करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल को, क्योंकि एक तो अपने पास फंडामेंटल राइट्स हैं ही हैं। फिर ये क्या करेंगे कि अगर कोई भी गवर्नमेंट ऐसा रूल्स बनाते हैं जो कि पीपल ओरिएंटेड ना हो, एक आर्बिट्रेरी तरीके से गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं रूल्स बनाते हैं, तो इसको जुडिशरी स्ट्रक कर सकते हैं, जुडिशरी जो है नलीफाई कर सकते हैं थ्रू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, ठीक है। इससे क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट होने वाले हैं, जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे वो पीपल ओरिएंटेड बनना स्टार्ट होंगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर सीक्स टू प्रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल एंड बेसिक आइडिया इन विजन बाई फाउंडिंग फादर। तो इस रेस्पेक्ट से क्या होगा, पीपल ओरिएंटेड हर चीज़ जो है रूल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे।
फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीमेसी बनने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक टर्म जोड़ दिए गए हैं बेसिक स्ट्रक्चर का। अब जितना भी आगे न्यू इलेक्टेड एमएलए आएंगे, एमपीस आएंगे, जो लेजिस्लेटर का पार्ट बनेंगे, ठीक है, वहाँ पे जब रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे तो उसके माइंड में क्लियरली होगा, जब रूल्स बनाएंगे तो, कि ऐसा रूल्स बनाएंगे कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका वायलेशन ना हो, है ना। इस रूल में बेसिक स्ट्रक्चर जो है, फंडामेंटल राइट है, उसका वायलेशन ना हो, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सुप्रीमेसी ऑलरेडी बने ही रहेंगे, है ना, ऑटोमेटिकली बने ही रहेंगे। द डॉक्ट्राइन टू हैज़ हेल्प टू मेंटेन द सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज़ प्रिवेंटेड इट्स डिस्ट्रक्शन बाई टेम्पररी मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। तो इस रेस्पेक्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीमेसी है वो बना ही रहने वाले हैं। फिर सेपरेशन ऑफ पावर होगा। कैसे? बेसिक स्ट्रक्चर स्टेन अवर डेमोक्रेसी बाय डिलिनेटिंग अ ट्रू सेपरेशन ऑफ पावर वेयर जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर ऑर्गन। क्योंकि वही चीज़ है, अगर आर्बिट्रेरी तरीके से अगर रूल्स रेगुलेशन बनाओगे तो वहाँ पे जुडिशरी हैं जो कि इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर रही है। अगर रूल्स रेगुलेशन वायलेट कर रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर को तो जुडिशरी इसको नलीफाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जुडिशरी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है ना। इसका कोई पॉलिटिकल पार्टी या फिर कोई जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, उसका दबाव यहाँ पे नहीं होता है। तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर जो है क्लियरली डिमार्केट होके आता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हो, अगर फंडामेंटल राइट जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है इसका अगर वायलेशन करते हो तो हम डायरेक्टली नलीफाई कर देंगे। तो इस तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर जो है बरकरार रहता है। सेपरेशन ऑफ पावर में क्लियर डिमार्केट देखने को मिलता है। समझ आया? फिर फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट है उसे भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट जो है कंसीडर किए। जब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट कंसीडर कर रहे हो इसका मतलब क्या है कि इससे रिलेटेड या फिर ना तो उसको अमेंड कर सकते हो, न ही उसका वायलेशन कर सकते हो। तो बेसिक स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट सिटीजन्स फंडामेंटल राइट अगेंस्ट द लेजिस्लेचर आर्बिट्रेरीनेस एंड अथॉरिटेरियनिज्म। अभी जैसे कि बताया कि जब भी आर्बिट्रेरी तरीके से अगर रूल्स रेगुलेशन बना रहे हैं तो जो जुडिशरी है उसको नलीफाई कर सकते हैं। समझ आया? जो यहाँ पे हम लोग सिग्निफिकेंस पढ़े हैं, तो जहाँ सिग्निफिकेंस है उसी के पास क्या है, क्रिटिसिज्म भी है। जब 1973 में इसको इन्फोर्स में लाए गए थे बेसिक स्ट्रक्चर को, तो बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी देखने को मिले हैं, जैसे कि इनकंसिस्टेंस विथ प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस इज हेल्थी ओनली व्हेन द ड्यूटीज ऑफ वन ब्रांच आर नॉट सुपर्स बाय द अनदर। देखो क्या है कि कुछ रूल्स जो हैं यहाँ पे अमेंड नहीं कर सकते, बेसिक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या है अमेंड नहीं कर सकते, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीमेसी है। लेकिन यहाँ पे बोले गए हैं कि इनकंसिस्टेंट होगा, क्योंकि अगर दो पहिया अगर सेम रहेंगे तभी तो गाड़ी अच्छे से चलेगा। अगर एक को ऊपर कर दियो, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, डीपीएसपी को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, तो इससे क्या होगा, दिक्कत होगा, इनकंसिस्टेंसी मिलेगा। तो यही चीज़ एक क्रिटिसिज्म का कारण बना हुआ है। अ कोर्ट में हैव द पावर टू रिव्यू बट नॉट रीराइट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इस चीज़ को भी याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है किए हो उसको रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि यहाँ पे इस चीज़ को इंक्लूड करो, क्योंकि उसके पास ये चीज़ का अधिकार ही नहीं है, राइट्स ही नहीं है। ठीक है, कंसिडर करना उसको। फिर वेगनेस एंड इलूजिवनेस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जो बेसिक फीचर है उसका, कैसे, देयर इज़ नो डेफिनेशन। क्योंकि जब बेसिक स्ट्रक्चर को देखोगे तो वहाँ पे वही बोला है कि ये इवॉल्विंग प्रोसेस है, जितने भी जजमेंट आएंगे उसके थ्रू इसको इवॉल्व किया जाएगा। लेकिन इतना डेफिनेशन यहाँ पे नहीं बताया गया है कि ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर का स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, यही जो है बेसिक स्ट्रक्चर का डेफिनेशन होने वाला है। ये कहीं पे भी नहीं बताया और पहले से तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा भी नहीं है। तो ये एक वेगनेस होता है कि कई लोग ऐसे बोलते हैं कि जुडिशरी जो अपने मर्जी से चाह रही है उसी को बेसिक स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा भी यहाँ पे होता है। तो वेगनेस यहाँ पे इलूजिवनेस जो है देखने को मिलता है। तो इस तरीके से भी क्रिटिसिज्म देखने को मिला। फिर अगला है कि ट्रांसलेट्स जुडिशरी इनटू थर्ड डिसिसिव चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट। क्यों? क्योंकि देखो लोकसभा से बिल पारित हो रहे हैं, राज्यसभा से बिल पारित हो रहा है, प्रेसिडेंट जो है इसको साइन कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, बीच में आके जो जुडिशरी है बीच में आके कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या कर रहे हैं, एक्ट बन रहे हैं उसको नलीफाई कर दे रहे हैं। तो ऐसा देखने को मिलता है कि जुडिशरी जो है थर्ड पर्सन में आके जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनता है उसको नलीफाई कर देते हैं। एक्ट जो है मीडिएटर का काम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, बाई इन्वोकिंग दी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन द जुडिशरी एक्ट एज अ थर्ड हाउस।
एंड देयर बाई रेंडर द वर्क डन बाई पार्लियामेंट मीनिंगलेसली। यहाँ पे देख लो मीनिंगलेस यहाँ पे बोले गए हैं कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन बन रहे हैं उसको नलीफाई कर रहे हैं, ये बोल के ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन कर रहे हैं। तो इस रेस्पेक्ट से क्या है जो क्रिटिसिज्म भी देखने को मिला है। समझ आ गया इस चीज़ क्लियर। अब देखो क्या है कि यहाँ पे कुछ टर्म यहाँ पे इंक्लूड हुआ है जो कि यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि आगे पॉलिटी में कवर करेंगे, जैसे कि जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू, ये सब होता क्या है। तो पहले देखो कि जुडिशियल एक्टिविज्म का डेफिनेशन क्या है। जुडिशियल एक्टिविज्म इज ए जुडिशियल फिलोसॉफी होल्डिंग दैट द कोर्ट कैन एंड शुड गो बियॉन्ड एप्लीकेबल लॉ टू कंसिडर ब्रॉडर सोसाइटल इम्प्लीकेशंस ऑफ इट्स डिसीजन। सपोज करो कोई केस ऐसे आए हैं जो कि पीपल ओरिएंटेड हैं और उसको लगता है जुडिशरी को कि ये तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, नहीं ये रूल्स एंड रेगुलेशन में लिखा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकते हैं एज ओन डिसीजन, एज अपने है ना अपने माइंड से उसको क्या कर सकते हैं इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, ये सोच के कि ये जो इम्प्लीमेंट होने वाला है ये पीपल ओरिएंटेड होने वाला है। ये जो ओरिएंटेड होगा पीपल ओरिएंटेड होने के साथ साथ पूरा सोसाइटल के यहाँ पे भला हो जाएगा। समझ रहे हो। तो जुडिशियल एक्टिविज्म यही चीज़ है कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं लिखा होता है, लेकिन एज ए जुडिशियल एक्टिविज्म सुप्रीम कोर्ट अपने माइंड से सोच के क्या करते हैं सोसाइटल इम्प्लीकेशन को ध्यान में रखते हुए अगर पॉजिटिव इम्प्लीकेशन जा रहे हैं तो उसको भी इम्प्लीमेंट करा देते हैं। जैसे कि एग्जांपल केशवानंद भारती केस, ये तो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं है, लेकिन जब केशवानंद भारती केस आया 1973 में तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है पीपल का एक फंडामेंटल है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है सोसाइटल के लिए एक लाभकार है। तो इसने क्या किया कि बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन ही ला दिया गया केशवानंद भारती केस से। तो अपने से तो किए, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा था। फिर मेनका गांधी केस आ गया, तो यहाँ से जो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट लाए गए हैं वो बेस्ट एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। फिर PIL हैज़ बिकम द मेजर टूल फॉर गिविंग इफेक्ट टू जुडिशियल एक्टिविज्म इन रिसेंट टाइम। क्योंकि अगर कोई इंडिविजुअल है ना, कोई इंडिविजुअल अगर केस नहीं लड़ सकते या फिर वो जो इंडिविजुअल का जो क्वेश्चन है या फिर उस इंडिविजुअल का जो प्रॉब्लम है अगर वो पूरा सोसाइटी एज अ होल प्रॉब्लम है तो PIL जो इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, कोई अदर पर्सन है ना, कोई दूसरे सोसाइटी के पर्सन उसके अगेंस्ट, जितना भी सोसाइटी है ग्रुप है उसके अगेंस्ट यहाँ पे केस लड़ सकते हैं, उसको PIL बोलते हैं। तो ये भी एक जुडिशियल एक्टिविज्म का एक रिसेंट टाइम में मेजरली टूल देखने को मिलता है। फिर अगला आता है जुडिशियल ओवररीच। ये क्या होता है, यूजिंग जुडिशियल पावर टू इंटरफेयर विद द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, है ना। जुडिशियल पावर के थ्रू ये इंटरफेयर कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव को, लेजिस्लेचर को भी, क्योंकि अभी जैसे देखें कि नलीफाई कर दे रहे हैं, कोई एक्ट बन रहा है लेजिस्लेचर में उसको नलीफाई कर रहे हैं, मतलब उसका ओवररीच ज़्यादा हो रहा है। जुडिशियल का जितना लिमिट है उसको पार कर रहे हैं, पार इसलिए कर रहे हैं कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनने वाले ये निगेटिव इम्पैक्ट आएंगे। इस रेस्पेक्ट में अगर इसको लगता है कि कोई भी एक्ट रेगुलेशन पॉजिटिव जा रहा है तो इसमें ओवररीच करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल जैसे कि बैनिंग फायर क्रैकर्स हो गया, रेगुलेशन रिलेटेड टू अलाउिंग बार्स नियर हाईवेज, ठीक है। तो इस रेस्पेक्ट में जुडिशियल का ओवररीच भी होता है। फिर जुडिशियल रिव्यू तो समझ चुके हैं कि क्या होता है, कोई भी डिसीजन ले रहे हैं या फिर एक्ट पारित हो रहे हैं तो उसको रिव्यू करना कि बेसिक स्ट्रक्चर फंडामेंटल राइट को वायलेशन थोड़ा ना कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकल 32, आर्टिकल 142 के थ्रू। तो इस तरीके से जितना भी कॉन्सेप्ट था बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो कि CAPF AC एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है और इम्पॉर्टेंट ही है क्योंकि डेडिकेट होके इसी के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।